हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्जाम एंड मोटिवेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एमपीजीके की उड़ान सीरीज चल रही है और आज हमारी उसकी तीसरी क्लास है, चौथी क्लास है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद हमने मध्य प्रदेश का निर्माण पढ़ा दो भाग में। ठीक है, तो आज हम मध्य प्रदेश का जियोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लें, मध्य प्रदेश का भूगोल। हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक है, मध्य प्रदेश के भूगोल में आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश का निर्माण होने के बाद मध्य प्रदेश का मैप कुछ इस तरीके से है। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 55 जिले हो गए 2025 तक। ठीक है, अब हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ना है तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो है क्षेत्रफल वो कितना है। तो लिखेंगे आप मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा क्या है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत का जो टोटल एरिया है उसका कुल कितना मध्य प्रदेश का एरिया है? तो लिखेंगे भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 9.38% है। भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 9.38% है। तो ये आपको पॉइंट बनाते बनाते लिखते जाना है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 308,252 वर्ग किलोमीटर। और जो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9.38% है। ठीक है, इसके बाद हमको लिखना है कि मध्य प्रदेश की अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें, मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक स्थिति है, मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो देखें तो आप लिखेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो भाग है, मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है या मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें सबसे पहले तो हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। तो ये मैं पहली क्लास में भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार और हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट से यहाँ तक उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 49 मिनट तक क्या है? मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। और आप देखेंगे हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिखेंगे मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। तो कितना है मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार? तो अक्षांश की हम बात कर रहे हैं तो कहाँ से है? 21 डिग्री 6 मिनट से। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक है? 26 डिग्री 49 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो 74 डिग्री 9 मिनट से नीचे आप लिखेंगे पॉइंट बना के मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। तो मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आप देख रहे हैं यहाँ से 74 डिग्री 9 मिनट से कहाँ तक है? 82 डिग्री 48 मिनट तक। तो आप लिख लेंगे 74 डिग्री 9 मिनट से क्या? पूर्वी देशांतर से। ठीक है, पूर्वी देशांतर से, ये सब अक्षांश और देशांत मैं सब पहली क्लास में समझा चुकी हूँ। तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से कहाँ तक है? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, पूर्वी देशांतर तक हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या कर लिया है?
पढ़ लिया है। इसके बाद आपको पता है कि मध्य प्रदेश के जो आसपास से कितने जिले कितने राज्य हैं। तो आप देखेंगे यहाँ उत्तर में आपको यूपी देखने को मिलेगा, यहाँ आपको पूर्व में क्या देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, आपको दक्षिण वाले हिस्से में महाराष्ट्र, पश्चिम वाले हिस्से में गुजरात और उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, राजस्थान देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश जो है वो क्या करता है, 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो आप लिख रही मैं पहली क्लास में करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे ही बता रही हूँ आपको यहाँ पर कि मध्य प्रदेश 5 राज्यों कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, कहा, यहाँ पर आपको यूपी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा साउथ में, यहाँ पे आपको गुजरात देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा राजस्थान देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, थर्ड जो है किससे, महाराष्ट्र, फोर्थ कौन सा है, गुजरात, और 5वां राज्य कौन सा है, राजस्थान। तो इन 5 राज्यों के साथ क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। अब इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा सीमा है वो कौन से राज्य को लगती है। तो आप देखेंगे कि जो है राजस्थान को सबसे अधिक सीमा, राजस्थान से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। ठीक है, राजस्थान से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा जो है वो किसको लगती है, राजस्थान को लगती है। ठीक है, और सबसे कम किसको लगती है, तो यहाँ पे आप लिख ले सबसे कम सीमा किसको लगती है। तो सबसे कम सीमा किसको टच करती है, गुजरात को। 2 ही जिले हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पे आपको झाबुआ देखने को मिलेगा और अलीराजपुर, 2 ही ऐसे जिले हैं जो गुजरात को टच करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के मतलब जिलों के अनुसार सबसे ज्यादा जिले किस राज्य को टच करते हैं, तो जिलों के अनुसार अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश आएगा। मध्य प्रदेश के जो है 14 जिले, कितने, 14 जिले जो है वो क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा बनाते हैं। जिलों के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो आपको उत्तर प्रदेश लगाना है, और अगर भूमि का पूछे कि अगर स्थल सीमा सबसे ज्यादा किसको, मतलब सबसे अधिक सीमा किसको टच करती है, तो राजस्थान को। लेकिन अगर जिले पूछे कि सबसे अधिक जिले कौन से राज्य को टच करते हैं, मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जिले कौन से राज्य को टच करते हैं, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। ठीक है, और सबसे कम जिले जो है वो भी राजस्थान को ही लगते हैं, और सबसे कम जो है जो सीमा है वो भी गुजरात को ही साझा करती है सबसे कम। ठीक है, तो इतना हो गया है। ये भी मतलब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी जियोग्राफिकल कंडीशन पढ़ रहे हैं एमपी की। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो कैसे किया गया है, कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है, मध्य प्रदेश को कितने भौतिक विभाग बनाए गए हैं। ठीक है, और उनकी पूरी जानकारी हमको क्या करना है, आगे पढ़ना है। तो आप क्या लिखेंगे, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है, ये आपको पूरा मैं पहली क्लास में भी थोड़ा बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे हम फटाफट से पढ़ के हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। क्या हेडिंग डालेंगे, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। अब देखेंगे कि ऐसे तो मध्य प्रदेश को 7 जो है भौतिक विभाजन किया गया है 7 भागों में, लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखते हैं तो मध्य प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से 3 भाग है आप देखेंगे, तो आप देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, कौन सा है, मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा आपको देखने को मिलेगा, दूसरा कौन सा देखने को मिलेगा, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार भी कहते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा, बघेलखंड का पठार, और इसे ही हम पूर्वी पठार भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 भागों में डिवाइड किया है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। हम थोड़ा सा मैप बना लेते हैं और मैप में आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो आप मतलब मैप बना लें यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा।
तो आप देखिए, ये जो मध्य उच्च प्रदेश है इसको भी क्या किया गया है, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो मध्य उच्च प्रदेश पहला तो 3 भागों में है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। इसमें आप देखेंगे कि जो मध्य उच्च प्रदेश है उसको भी कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला आप लिखेंगे मालवा का पठार, क्या लिखेंगे, मालवा का पठार। सेकंड आप लिखेंगे मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। थर्ड आप लिखेंगे, मैं अभी सभी आपको ये चीजें मैप में शो करूंगी, मध्य भारत का पठार। तीसरा आप लिखेंगे बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। उसके बाद आप फोर्थ लिखेंगे नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। और फिफ्थ आप लिखेंगे, क्या बचा अपना, सतपुड़ा वाला भाग, कौन सा, सॉरी सतपुड़ा तो ये है ना, नर्मदा सोन घाटी हो गया हमारा, मालवा का पठार हो गया, मध्य उच्च प्रदेश हो गया, मालवा का पठार हो गया, नर्मदा सोन घाटी हो गया, बुंदेलखंड और हमारा रीवा पन्ना का पठार। पांचवा कौन सा हो गया, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, तो ऐसे आप देखेंगे कि टोटल कितने भौतिक विभाजन है मध्य प्रदेश में, 7। पहला है मालवा का पठार, दूसरा है मध्य भारत का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड, चौथा है नर्मदा सोन घाटी, पांचवा है रीवा पन्ना का पठार, छठा है 6 नंबर पे है हमारा सतपुड़ा मेकल श्रेणी, और 7वें नंबर पे हमारा बघेलखंड का पठार। और ये बघेलखंड को पठार को पूर्वी पठार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा अगर आ जाता है पूर्वी पठार तो वही बघेलखंड का पठार ही है जिसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है। तो अब हम एक इसमें से क्या करेंगे, एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे। पहले मालवा का पठार पढ़ेंगे, उसके बाद मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार, ये सब क्या करेंगे हम पठार पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और इनकी डिटेल जानकारी हमको लिखते चलना है। ठीक है, तो अब हम इसमें हेडिंग डालेंगे मध्य भारत का पठार। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा मैप में बता दूं, पूरे जो पठार हैं वो पूरे आपको पठार इसमें मैं मैप में बता देती हूँ, अच्छा मैप बनाकर। ठीक है, तो आपको मैप बनाना है फटाफट से, तो मैप बनाइए आप फटाफट। क्या लिखना है हमको, मैप बनाना है। तो आपको थोड़ा बड़ा मैप बना रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमारा एमपी है। ठीक है, सबसे पहले हमको सब बना लेना है पर्वत पठार। तो आप देखेंगे, देखिए आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो भाग है उत्तर वाला, इतना जो भाग है, आपको जो इतना भाग जो है वो देखने को मिलेगा मध्य भारत का पठार। ठीक है, ये वाला जो आपको एरिया है वो कौन सा एरिया देखने को मिलेगा, मध्य भारत का पठार वाला एरिया। इसे आप थोड़ा इसको बना ले तो आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने अच्छे से मैप पढ़ा है, जिले पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि इसमें यहाँ पर कौन कौन से जिले शामिल होंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है ना। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड का पठार, ये जो है ना, ये एरिया, ये वाला जो एरिया है आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार मिलेगा। ये क्या हो गया आपका बुंदेलखंड का पठार। आप यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे कि ये इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, मालवा का पठार। ये आपका कौन सा पठार हो गया, ये हो गया आपका मालवा का पठार। ये आपका मालवा का पठार। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इधर एक हमारा रीवा पन्ना का पठार, आप इधर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रीवा पन्ना का पठार। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है वो कौन सा भाग है, रीवा पन्ना का पठार है ये। या फिर इसको आप थोड़ा अलग अलग बना लें, आप जैसे कि ये है आपका मालवा का पठार, तो आप इसको कुछ इस तरीके से बना लें, मालवा का पठार। यहाँ पर आप कुछ भी साइन दे दें यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, मालवा का पठार है। ठीक है, पूरा डायग्राम बनाते आना है हमको।
क्योंकि डायग्राम से जो है आपको जियोग्राफी अच्छे से याद होगी, एमपी की भी और इंडिया की भी। तो अगर हमको वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़ना है तो भी हमको मैप बनाना है और हमको देखना है कि कहाँ पे कौन सी चीजें आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना लें। तो ये हमारा क्या हो गया, मालवा का पठार हो गया। यहीं से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये वाला जो भाग है ये हमारा कौन सा है, ये हमारा रीवा पन्ना का पठार है। कौन सा है, रीवा पन्ना का पठार। तो ये रीवा पन्ना का पठार हो गया, ठीक है। लिखते जाए यहाँ पे आप, क्या है ये है अपना मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। उसके बाद आप ये देखेंगे तो ये कौन सा क्षेत्र है, बुंदेलखंड का पठार। ये चीजें हम जब जियोग्राफी पढ़ेंगे फिर इसके बाद हम हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे, तो इसके बाद हमको हिस्ट्री पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। ये आपका क्या है, रीवा पन्ना का पठार। उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा क्या, मालवा का पठार। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये क्या है आपका, ये आपका है बघेलखंड का पठार, ठीक है। यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वाला जो एरिया है ये बघेलखंड वाला क्षेत्र, तो इसे क्या बोलेंगे, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। उसके बाद आप नीचे देखेंगे आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा ये एरिया, ये है आपकी क्या है, ये है आपकी नर्मदा सोन घाटी। क्या है ये, नर्मदा सोन घाटी। ये हो गई आपकी नर्मदा सोन घाटी। और ये जो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ये वाला एरिया, ठीक है। ये पूरा एरिया क्या है, ये आपका है सतपुड़ा मेकल श्रेणी वाला हिस्सा। क्या है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी वाला। इधर आपको पश्चिम में सतपुड़ा मिलेगा और आपको पूर्व में क्या मिलेगा, मेकल श्रेणी मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ठीक है। क्या है ये, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ठीक है। जो आपका इधर पश्चिम वाला सॉरी पूर्व वाला हिस्सा है ये मेकल श्रेणी है, यहाँ पे जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और इधर आपको क्या मिलेगा, सतपुड़ा श्रेणी मिलेगी, ठीक है। राजपीपला श्रेणी ये सब जो है सतपुड़ा के पश्चिमी भाग है। तो ये हम सब डिटेल में भी पढ़ेंगे। हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा कहाँ से, मालवा का पठार से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे मालवा का पठार। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। इसके बारे में जो भी जानकारी वो हमको पूरी पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मालवा का पठार आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है वो मालवा का पठार है। तो मालवा के पठार में आप देखेंगे कौन कौन से जिले शामिल है, आपको सामने मैप रखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मालवा के पठार में आपको इंदौर देखने को मिलेगा, धार देखने को मिलेगा, देवास देखने को मिलेगा। इसके बाद इधर उज्जैन, फिर इधर आप देखेंगे कि थोड़ा सा मंदसौर का हिस्सा, आगर मालवा थोड़ा हिस्सा, भोपाल आपको, फिर उसके बाद आप भोपाल का जो रायसेन है, सीहोर है, ठीक है, कुछ विदिशा का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। ये सब जो है जिले किसमें आएंगे, मालवा के पठार के अंतर्गत आएंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो ठीक है, आप मालवा का पठार से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लिखना स्टार्ट करें मालवा का पठार, ठीक है। तो मालवा का पठार लिखें आप सबसे पहले। सबसे पहले तो लिखेंगे हम कि मालवा का पठार का क्षेत्रफल कितना है। तो लिखें आप सबसे पहले क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है। तो आप देखेंगे कि आप जितने भी एरिया देख रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है आपको मालवा का पठार का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना है मालवा के पठार का, तो आप देखिए क्षेत्रफल कितना है। तो मालवा के पठार का जो है क्षेत्रफल आपको मिलेगा, कितना है, 32,896। कितना है, 32,896, मतलब 32,896 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका
क्षेत्रफल है। किसका? मालवा के पठार का। कितना है क्षेत्रफल? 32,896 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का। तो मालवा के पठार उसमें से कितना क्षेत्रफल कवर करता है? तो आप नीचे लिखेंगे कुल क्षेत्रफल का, नीचे लिख लेंगे आप कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का, या फिर आप इसको परसेंटेज में लिख लेंगे 10.68%। कितना? सॉरी 10 पॉइंट नहीं है, 10 पॉइंट, सॉरी, मालवा का पठार सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कवर करता है। ठीक है, तो मालवा का पठार कम से कम 88,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कवर करता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप 88,222 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो आप देखेंगे 88,000 कितना? 88,222 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल तय करता है। मतलब क्षेत्रफल है हमारा किसका? मालवा के पठार का। जो कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो आप देखेंगे लगभग 28% जो है वो क्या है? मालवा के पठार का क्षेत्रफल है। प्रतिशत में कितना है? 28% है। तो मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है? 88,222 वर्ग किलोमीटर लगभग में, और 28% भाग जो है ये क्या करता है? कवर करता है। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। अब आप देख लें यहाँ पे जिले कौन कौन से हैं। तो जिले लिखेंगे आप कि यहाँ पे कौन कौन से जिले हैं, मालवा के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप देखेंगे यहाँ पे इंदौर, भोपाल, ये वाला जो एरिया है, कौन कौन से जिले हैं तो लिखते जाएंगे आप इंदौर, भोपाल, फिर उसके बाद उज्जैन वाला जो उज्जैन जिला है, उसके बाद आप देखेंगे देवास जिला भी मालवा के पठार में आता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा धार वाला जो क्षेत्र है वो भी मालवा के पठार में आता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे कौन से क्षेत्र छूट रहे हैं? आप देखेंगे थोड़ा सा मंदसौर का जो क्षेत्र है वो भी आता है, कुछ क्षेत्र जो है वो मंदसौर का भी आता है। ठीक है, भोपाल के बाद आप देखेंगे सीहोर वाला क्षेत्र, सीहोर जिला। उसके बाद आप देखेंगे रायसेन जिला। ठीक है, रायसेन जिला का भी आ जाएगा इसमें। आप देखेंगे इधर सागर जो है वो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, धार, मंदसौर, सीहोर, रायसेन, और आपका भोपाल में क्या आता है? कुछ आगर मालवा का क्षेत्र आ जाएगा और राजगढ़ वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, राजगढ़। तो इतने जिले हैं। ठीक है, क्या है? जो मालवा के पठार में सम्मिलित हैं। ठीक है, जिले लिख लिए। अब हमको इसके बाद क्या लिखना है कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन से उद्योग स्थापित हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको लिखना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आप देखेंगे कि जो मालवा का पठार है वो दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना हुआ है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे चट्टान भी, इसका जो निर्माण है, यहाँ पे कौन सी चट्टाने पाई जाती है? दक्कन ट्रेप की चट्टाने पाई जाती है। तो दक्कन ट्रेप की चट्टाने पाई जाती है। आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है वो क्या है? प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय, जो भारत का प्रायद्वीपीय वाला नीचे वाला भाग है गोंडवाना लैंड, उसका क्या है? भाग है मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो मालवा का पठार, इधर सतपुड़ा, मेकल श्रेणी, नर्मदा घाटी, ये वाला जो एरिया है वो क्या है? हमारा किसका जो है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो यहाँ पे ये वाले एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? दक्कन ट्रेप की चट्टाने हैं, तो कौन सी? हमारी काली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे मिट्टी कौन सी पाई जाती है मालवा के पठार में। तो आप लिख लेंगे काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये वाले पूरे एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखो इसमें भी मिट्टी, काली मिट्टी भी 3 टाइप की हमारे मध्य प्रदेश में मिलती है। जब मैं मिट्टियां पढ़ाऊंगी उसमें आपको पढ़ाऊंगी कि गहरी काली मिट्टी मिलती है। आप देखेंगे कि जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ गहरी काली मिट्टी मिलेगी। मालवा वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपको साधारण काली मिट्टी मिलेगी। और जो सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको कम काली मिट्टी थोड़ी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मिट्टियां, तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर? सतपुड़ा वाले क्षेत्र में। आप यहाँ की जलवायु देख लें कि यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ की जलवायु क्या है? सम जलवायु। ठीक है, आप देखेंगे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब फाहियान आता है, ठीक है, तो वो क्या बोलता है? मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि अब ये जो मालवा वाला क्षेत्र देखेंगे यहाँ पर क्या होता है? गर्मी में क्या होता है? साधारण गर्मी पड़ती है और ठंड में साधारण ठंड पड़ती है। ठीक है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है? सम जलवायु है। मतलब दोनों मौसम में समान जलवायु है। मतलब गर्मी में गर्मी भी
उतनी ही पड़ेगी जितनी ठंड में ठंड पड़ेगी, ठीक है। मतलब साधारण गर्मी होती है और ठंड भी साधारण ही होती है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है, सम जलवायु है, ठीक है। तो लिख लेंगे आप, मालवा की जलवायु क्या है, सम जलवायु है, ठीक है। इसके बाद हमको और क्या बच गए, हमारे यहाँ पे कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, ठीक है। सम जलवायु है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे सम जलवायु है। आपको यहाँ की नदियां लिख लेना है, ठीक है। ये डायग्राम आपको पूरा बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आप नदियां लिख लें कि कौन कौन सी नदियां पाई जाती है, कौन कौन सी नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो लिखेंगे नदियां, तो लिख लें यहाँ पे नदियां। कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है यहाँ पर, तो देखिए जब हम नदियां पढ़ेंगे तब और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला मालवा का पठार है, तो आप देखेंगे मालवा का पठार इंदौर के जाना पावर से निकलती है, कौन सी नदी, चंबल नदी। तो आप लिख लेंगे चंबल नदी। उसके बाद चंबल की जो भी सहायक नदियां है वो सभी यहीं से प्रवाहित होगी, तो आप लिखेंगे चंबल नदी। चंबल की जो भी सहायक नदी है क्षिप्रा नदी, जिसके किनारे क्या है, उज्जैन है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से काली सिंधु नदी निकलेगी देवास से, तो काली सिंधु नदी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सीहोर से निकलेगी पार्वती नदी, ठीक है, तो पार्वती नदी। उसके बाद आप देखेंगे हमारी इंदौर में ही और कौन कौन सी नदियां बची है हमारी, माही नदी, ठीक है, जो देवास सॉरी धार में बहती है माही नदी। तो ये वाले जो एरिया में आप देखेंगे चंबल नदी कुछ इस तरीके से जाएगी, क्षिप्रा नदी यहाँ से उज्जैन से होते हुए ऐसे कुछ मिलेगी इसमें, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ से ये पार्वती नदी, काली सिंधु नदी गई, पार्वती नदी गई, तो ये जो है ये मालवा के पठार से सब निकल रही है। तो मालवा के पठार में कौन कौन सी नदी आएगी, आप लिख लेंगे चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, माही नदी, फिर बेतवा नदी जो रायसेन से निकलेगी। तो इतनी नदियां जो है वो क्या होगी, मालवा के पठार के अंतर्गत, मतलब मालवा के पठार से इनका उद्गम हो रहा है, ठीक है। नदियों के बाद हमको क्या लिखना है, जिले तो हमने लिख ही लिए हैं। यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो आप लिखेंगे वन, कौन कौन से वन पाए जाते हैं यहाँ पर, तो वन लिखेंगे आप। यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी वाला हिस्सा, तो दक्षिण पूर्वी वाले हिस्से में सबसे ज्यादा वर्षा होगी, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्षा होगी, फिर उसके बाद आप ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पर उससे कम वर्षा होगी, और यहाँ पर आप मध्य भारत वाले पठार में जब जाएंगे तो यहाँ पे बहुत कम 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगी, तो यहाँ पर कटीले वन पाए जाएंगे। तो यहाँ पर कैसी वर्षा होगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे, तो मालवा के पठार में आप देखेंगे कि कौन सा वन पाए जाएंगे, मानसूनी वन पाए जाएंगे, कौन से, मानसूनी वन लिख लेंगे यहाँ पर, मानसूनी वन। जब हम वन पढ़ेंगे, जब हम वर्षा पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे, तो उसमें आपको और ये चीजें क्लियर हो जाएगी, जब मैं वहां भी आपको बता दूंगी कि यहाँ पे हमने पढ़ा था मानसूनी वन, तो कैसे मानसूनी वन यहाँ पर पाए जाते हैं, वर्षा कितनी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो वन हमारे हो गए, कौन से वन पाए जाएंगे, मानसूनी, ठीक है, मानसूनी वन पाए जाएंगे। तो क्या करना है हमको, मालवा के पठार में इतना सब पढ़ना है कि यहाँ इसका का क्षेत्रफल कितना है, 88,222 वर्ग किलोमीटर। मालवा का पठार का जो क्षेत्र है, आप जितने भी पठार देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा जो है वो मालवा के पठार का ही क्षेत्रफल है, तो इस मालवा का पठार क्षेत्रफल में पहले नंबर पर है, जिसमें मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद हम यहाँ पे जिले देखेंगे कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, धार, मंदसौर, सीहोर, रायसेन, आगरमालवा और राजगढ़, ये जिले मालवा के पठार में आएंगे। यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाएगी, जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, आप देखेंगे यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाएगी, दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाएगी, दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाएगी, इसलिए यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी। इसके बाद यहाँ की जलवायु जो है, यहाँ पर जो है गर्मी में गर्मी भी कम होती है, और सॉरी ठंड में ठंड भी कम लगती है, इसलिए यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी, सम जलवायु पाई जाएगी। इसीलिए फाहियान ने जो मालवा है उसकी जलवायु को क्या कहा है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियां निकलेगी, तो मालवा के पठार में आप देखेंगे कि चंबल नदी का उद्गम मालवा के पठार से होगा, क्षिप्रा नदी का, काली सिंधु नदी, पार्वती नदी, माही नदी और बेतवा नदी, इन सभी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, हमारे मालवा के पठार से होता है, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पर नदियां लिखनी है। आप यहाँ देखेंगे वन कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। अगर हम मालवा के पठार में उद्योग की बात करें, तो मालवा वाले क्षेत्र में कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा, कपड़ा उद्योग आपको देखने को मिलेगा, तो आप उद्योग में भी लिख लेंगे यहाँ पे कि मालवा के पठार में आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, जो कपड़ा मिले हैं वो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगी। आप उज्जैन वाले एरिया में जाएंगे
मंदसौर में, उसके बाद इंदौर में सबसे ज्यादा वस्त्र जो है बनते हैं, मतलब कपड़ा उद्योग जो सबसे ज्यादा कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मालवा वाले भाग में। तो आप उद्योग में लिख लेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, कपड़ा उद्योग मिलेगा। ठीक है, अब हम खनिजों की बात करें तो खनिजों में मालवा के पठार में आप देखेंगे मध्य प्रदेश का जो इतना पूरा एरिया है ना, उसमें सबसे ज्यादा आप जो पूर्वी वाला है और दक्षिण वाला हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी वाला जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज पाए जाएंगे। आप मालवा के पठार की स्थिति देखेंगे तो मालवा के पठार में इतने खनिज की स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब यहाँ पर ज्यादा खनिज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब अभी आपने ऐसा सुना ही नहीं होगा कि मालवा के पठार में हमको इंदौर में ये खनिज मिला है या धार में ये खनिज मिला है। आपने सिर्फ झाबुआ का थोड़ा नाम सुना होगा खनिज में। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि जो खनिज वाला जो आपको जितने भी खनिज है वो आपको ये वाले एरिया में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मालवा के पठार में आपको खनिज देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तब उद्योगों में देख लें कि कपड़ा उद्योग जो है यहाँ पर थोड़ा मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, मालवा का पठार। आपको पूरा डायग्राम में बना लेना है, मालवा का पठार की स्थिति, कौन कौन से जिले हैं पूरे शो कर देना है उसमें, वहां की नदियां, वहां के वन, वहां के उद्योग, वहां पे चट्टाने, मिट्टी, जलवायु, ये सभी जो पॉइंट है हमको जितने भी हम पठार पढ़ेंगे उसी उनमें सभी में हमें क्या करना है, यही वाले पॉइंट लिखना है कि वहां का क्षेत्रफल कितना है, वहां का जो जिले है उसमें कितने आते हैं, वहां पर चट्टाने कौन सी है, ठीक है, मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलवायु कौन सी है, नदियां कौन सी है, वन, उद्योग, और वहां पर जो दूसरे आप देखेंगे पठार, वहां पर आपको खनिज भी मिलेंगे, तो खनिजों के बारे में भी लिख लेना है हमको। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार। कल हम कोशिश करेंगे कि हमारे दोनों पठार हम पढ़ लें, मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स करके मुझे ये जरूर बताएं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ कमी है, तो मुझे अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो मैं वो करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। ठीक है, ये जो आपकी